वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो मैंने आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो है वो ट्रिप्टोफाइन ऑपेरोन का बताया था। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है डीएनए के बारे में। वैसे मैं डीएनए रिप्लिकेशन ही बताती, लेकिन मैंने सोचा कि अगर डीएनए रिप्लिकेशन आप लोगों को तभी समझ आएगा जब आप लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ एक कंटेंट लिस्ट बनाई है ताकि आप पता चल सके कि आज हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा डीएनए, ठीक है। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और बाकी रेफरेंसेस जहाँ जहाँ से मैंने ये पूरा लेक्चर तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डीएनए को देखते हैं कि डीएनए क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ फाउंड इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। हम सबको पता है कि डीएनए जो है वो डीएनए के अंदर ही जो जीन्स होते हैं और जीन्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, इसे हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। It acts as a genetic material because it takes part to transfer the hereditary characters from one generation to another. It can be proved by the following experiment. हमें पता है कि जो डीएनए ही है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, और वो ही कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स में और उनके बच्चों में कैरेक्टर्स जो है वो सेम होते हैं। वो इस डीएनए की जीन्स की वजह से होते हैं कि कुछ जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो सेम होते हैं, और कुछ जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से ये जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल, जिससे पता चलता है कि जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो कौन से पेरेंट का है, मतलब कि उसके पेरेंट कौन है। तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि जो सीआईडी वगैरह होते हैं या ऐसे क्राइम पेट्रोल, या फिर हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसे केसेस हो जाते हैं या ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिनमें बॉडी का पता नहीं चलता, तो फिर हम जो है उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, और उसके डीएनए के टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है कि ये किसकी बॉडी है। तो यहाँ पर जो है यही बात सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने प्रूव की थी तो वो हैं हर्शी एंड चेस और एकफेरिड ग्राफिट्स एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट ने ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे पता चला था कि डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटी मटेरियल। तो यहाँ पर जो है ये बात जो है वो प्रूफ हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा लेती हूँ। डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है, देखें ये किसका डीएनए का स्ट्रक्चर है। और इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें असल में जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड ही दो टाइप का होता है। एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम राइबोज भी कहते हैं, और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबो जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए इस तरह से बने। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखें ये कार्बन नंबर 2 है, जिसमें जो है यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो, क्योंकि ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे ये कहते हैं। और अगर मैं दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ देखूँ तो यहाँ पर भी देखें, इसका ये बताया हुआ है कि यहाँ पर ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजीनियस बेस, और यहाँ पर शुगर आ गई फॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो कि डिफरेंट तरह की होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए की, कि इसके केमिकल किस तरह से बना हुआ है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो जब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन की बात होती है तो हमें पता है ये केमिकल कंपोजिशन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, वाटसन और क्रिक था, जिसका मॉडल का नाम, मतलब इस मॉडल का नाम ही रख दिया साइंटिस्ट के नाम पे। तो पहले होता क्या था कि जो भी चीज़ न्यू डिस्कवर हो रही है, फिर वो जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे उसी के नाम पे जो है उस चीज़ का जो डायग्नोस हो रही है उसका नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखें किस तरह से इसके कंपोजिशन बताई हुई है। डीऑक्सी
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। हमें पता है ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, फाउंड इन जीएनए, और फाउंड जो मतलब पाया जो जाता है वो जीन्स में होता है और एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटीरियल। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, तो वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है ये डीएनए मॉलिक्यूल। तो ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपाउंड्स, 3 कंपाउंड से मिलकर बनती हैं 5 कार्बन शुगर जिनको हम पेंटोज शुगर कहते हैं और जिसको हम डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। 1 फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है H3PO4 अगर हम इसकी केमिस्ट्री में देखें तो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो दीज नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 4 टाइप्स ही होती हैं डीएनए के अंदर, एडिनाइन, गोनाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन। आरएनए कंपोजिशन नाइट्रोजेनियस बेसिस की थोड़ी डिफरेंस होती है, लेकिन जो डीएनए में होती है उन 4 तरह की होती है, एडिनाइन, गोनाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन। तो यह यहीं से हमारी कंटिन्यू हो रही है इसकी कंपोजिशन। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा है पर थोड़ा क्लियर हो गया ये। एडिनाइन एंड गोनाइन आर लार्जर इन साइज। अब इसमें जो एडिनिन होती है और गोनाइन होती है ये ज़्यादातर साइज़ में बड़ी होती है एंड दे कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, प्यूराइंस कहते हैं। थाइमीन एंड साइटोसिन्स आर स्मॉलर इन साइज, और थाइमीन और जो साइटोसिन्स होती हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं पायरामिडीन्स। ये पायरामिडीन्स कहलाती हैं और ये प्यूराइंस कहलाती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारा वाटसन एंड क्रिक स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रपोज इस डबल हेलिक्स मॉडल। तो इन्होंने इसका डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था कि ये डबल हेलिक्स मॉडल के तौर पर भी काम करता है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज एज फॉलो। अब कुछ पॉइंट्स इसने जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताने में। तो जो नंबर 1 है वो है ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स विच आर क्वाइल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। आपको पता है एक पैरेंटल स्ट्रैंड होती है, दूसरी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है। तो वो जो है आपस में क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। इस तरह से मीन्स किस तरह से होते हैं, आपने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर वो इस तरह से, ये एक स्ट्रैंड हो गई डीएनए की और ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई, तो ये आपस में क्या होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है सेकंड पॉइंट, ऑन द 2 साइड्स ऑफ हेलिक्स शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट। अब इनके दोनों साइड्स जो है अगर हम देखें, इनके दोनों साइड जो है वो क्या होती हैं, शुगर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ठीक है, कौन सी शुगर, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है, इसके दोनों स्ट्रैंड्स के साइड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, इन द मिडल रीजन ऑफ हेलिक्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड। और जो है इसके मिडल में, अभी आप देख रहे हैं डीएनए का एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है रफली, तो इसके बीच में जो है वो इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस होती है। अब आपको पता है एडिनाइन ऑलवेज पेयर्स टू थाइमीन, तो यहाँ पर ऑर्गोनाइन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होती हैं। उसके बाद are found, each part contain purines and pyrimidines. Adenine is always attached to thymine, वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, and guanine always linked to the cytosine, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखें, both strands of DNA are connected with weak hydrogen bonds। अब ये जो स्ट्रैंड्स है ना, ये डीएनए की स्ट्रैंड्स आपको नज़र आती हैं, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट बिटवीन एडिनाइन एंड थाइमीन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन गोनाइन एंड साइटोसिन। अब ये कह रहे हैं जो एडिनाइन और थाइमीन है इनके दरमियान में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, किसके, इसके दरमियान में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और इन दोनों के बीच में जो है वो इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होंगे।
इसके बाद हमारे पास आते हैं द टू स्ट्रैंड्स पोलीन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस। अब ये कह रहे हैं जो ये दो स्ट्रैंड्स हैं जो पोलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रही हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग से आई है यूनिटेस का डिस्टेंस का, जिससे हम इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। द कॉइलिंग ऑफ डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड एंड कंप्लीट टर्न अकर आफ्टर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो इसका कंप्लीट टर्न यूं इस तरह से जो इसका टर्न होता है वो एक टर्न कितना होता है, कितने कंप्लीट टर्न उसके बता रहे हैं 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए इसकी क्या आता है, ईच न्यूक्लियोटाइड कवर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस, सो 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड पर कंप्लीट टर्न। यानी कि एक कंप्लीट टर्न में जो होंगी वो 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगी। तो जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था, तो इन्होंने जो है चारग्राफ रूल के थ्रू, चारग्राफ रूल भी जो है, चारग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक रूल बताया था। उसने क्या कहा था, व्हेन वन स्ट्रैंड हैज़ एडिनाइन, अगर जो है एक स्ट्रैंड एडिनाइन होगी उसकी अपोजिट स्ट्रैंड्स हमेशा क्या होगी, थायमीन होगी। और अगर एक स्ट्रैंड गोनाइन होगी तो उसकी हमेशा जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो साइटोसिन होगी। तो इन द डीएनए ऑफ एज ऑर्गेनिज्म द अमाउंट ऑफ एडेनाइन एंड थायमीन आर इक्वल एंड अमाउंट ऑफ गोनाइन एंड साइटोसिन्स आर इक्वल। तो इस तरह से जहाँ पर भी एडेनाइन होगा उतने ही इक्वल अमाउंट में थायमीन होगा, और जहाँ पर भी गोनाइन होगा उतने ही अमाउंट में साइटोसिन मौजूद होगा हर सेल के डीएनए के अंदर, इसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस की कंपोजिशन में। तो the sequence of nucleotide is not restricted along each DNA strand. Each genes has unique sequence of nitrogen bases. तो अब आपको ऐसे ही समझ आ रहा है कि कोई भी सीक्वेंसेस किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर डीएनए स्ट्रैंड में इसी तरह से सीक्वेंसेस हो। हर जीन की अपनी खुद की एक नाइट्रोजीनियस बेसिस की सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अनदर पॉइंट अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द fact that polarity exists in each strand. That is, one end of a DNA strand will have a 5 phosphate and the other end will have 3 hydroxyl group. अब बहुत दफ़ा ऐसा क्वेश्चन भी सामने आता है कि क्यों 5 और 3 रखा गया है, 5 और 3 प्राइम रखा गया है, और 5 और 3 प्राइम का मतलब क्या है। तो ये सिर्फ एक मेजरिंग के लिए रखा है कि डीएनए को हम मेजर किस तरह करें कि 5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और 3 पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इस तरह से हम उसकी इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो यही इसकी पॉलरिटी कहलाती है, polarity of the DNA. Watson and Crick found that hydrogen bonding could only occur if the polarity of the two strands run in opposite direction. और हमेशा पॉलरिटी तभी होगी जब एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही होगी। ठीक है, जा रही होगी या मीन्स की सिंथेसाइज बन रही होगी। डेट इज़ द टू स्ट्रैंड्स वर एंटी पैरेलल। इस तरह से जो ये दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की, एक और ये दूसरी स्ट्रैंड, ये एक दूसरे के जो है वो एंटी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमारी डीएनए की कंपोजिशन कंप्लीट होती है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ इज़ द डीएनए केमिकली डिज़ाइन टू परफॉर्म इट्स रोल एज जेनेटिक मटेरियल। कौन सी चीज़ से हमें पता चलेगा कि किस तरह से कैसे होगा कि डीएनए जो है केमिकली डिज़ाइन हुआ हुआ है और वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है, एक स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन, जितनी भी जीन की इंफॉर्मेशन होगी या फिर बॉडी ने कोई भी एक मैसेज ट्रांसफ़र किया कि इस तरह का प्रोटीन बनना है या इस तरह की प्रोटीन की ज़रूरत है बॉडी को, तो वो मैसेज स्टोर करना जीन के अंदर और फिर उस वैसा ही प्रोटीन बनाना, ये सारा स्टोरेज फॉर्म हमारा डीएनए ही परफॉर्म कर रहा है।
तो इस तरह से हमें भी पता चलता है। दूसरी बात, इट इज़ रिप्लिकेटेड ड्यूरिंग सिंथेसाइज फेज ऑफ इंटरफेस बिफोर सेल डिवीजन। इस बात से भी पता चलता है कि इंटरफेस में जो है पता चल जाता है, इसकी सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। देखिए सेल को किस तरह से डिवाइड होना है। प्रोवाइड मैकेनिज़्म फॉर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, और ये एक मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड करता है जिसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही थी कि जो है ये इसको क्यों जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि सबसे मेजर जो इसके बात है वो ये है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जीन के अंदर स्टोर करके रखता है। अब हमारे पास आ जाता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो हमने अभी सिर्फ डीएनए की कंपोजिशन पढ़ी है। अब हम जो पढ़ेंगे वो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जो है डीएनए किस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। तो अभी जो सिर्फ जो मेरी वीडियो बनी है वो डीएनए की कंपोजिशन के बारे में थी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। तो इसका मुझे पूरा यकीन है कि आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा जो मैंने समझाया है। तो यहाँ पर आज का मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में होगा। तो डीएनए रिप्लिकेशन से पहले हमें डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में पता होना ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please like, share and subscribe my channel. Thank you. Allah.